हेलो, मैं डॉक्टर जावेद अली, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओशन हॉस्पिटल रामपुर से। ये जो इस तरीके का इनिशिएटिव है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का, पैथकाइंड की टीम जो इस तरीके का लाई है, इसके लिए मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हमारी जो जनरल पब्लिक है उसमें एक अवेयरनेस बनी रहे उनकी बीमारियों को लेकर के। तो इसी क्रम में मैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बारे में कुछ आप लोगों के बीच में कुछ रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों में अवेयरनेस रहे। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स है, मतलब ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब है पोरस। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरस बोन, यानी कि जो बोन डेंसिटी है बोन की एक एज के बाद वो कम होने लगती है, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में। बोन पोरस कैसे शुरू हुई, तो इसके कई कॉजेज होते हैं। जब सपोज एक है हमारा पोस्ट मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब कि एक एज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, उसकी वजह से जो है बोन डेंसिटी वो कम होने लगती है, तो उसे पोस्ट मेनोपॉजल बोलते हैं। कुछ एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब एक एज के बाद या 60-70s के बाद बोन डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है, क्योंकि जो प्रोटीन पार्ट है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं, उसकी वजह से कम होने लगता है। तीसरा होता है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, कि आजकल जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री हो गई है, तो बहुत ज़्यादा सिटिंग, कोई एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, उस वजह से भी हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। अल्कोहल का तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है तो उसमें भी बोन डेंसिटी, बोन कमज़ोर होना एक कॉमन चीज़ है। इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितने तरीके की होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली दो तरीके की है, जैसे टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, टाइप 2। टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने बताया पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, कि जो फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, कहने का मतलब वो बोन फॉर्मेशन कराता है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है एक एज तक, जैसे 45 सपोज। अब 45 के बाद वो एस्ट्रोजन हार्मोन वैसे ही कम होने लगता है पोस्ट मेनोपॉजल के बाद। तो जब एस्ट्रोजन कम होने लगा तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगी। जब बोन डेंसिटी कम होने लगी तो फ्रैक्चर रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस को सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सेनाइल का मतलब होता है एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि 16-70s के बाद जो है हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसको टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब ये कहा जाता है कि इसको पता कैसे लगाएं कि भाई ये हमारे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया है, तो इसके लिए सबसे पहले होता है प्लेन एक्सरे करा के देख लें। अब एक्सरे में भी ऑस्टियोपोरोसिस तभी दिखता है जब एटलीस्ट 30% कम से कम बोन डेंसिटी कम हो गई है, तो वो एक्सरे में आती है। इससे और अच्छा मोस्ट सेंसिटिव जो इन्वेस्टिगेशन है उसे डेक्सा बोलते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। वो भी एक्सरे टेक्निक पे ही बेस्ड है, लेकिन वो नॉन इन्वेजिव बहुत अच्छा प्रोसीजर है और मिनट कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि हाँ हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इससे बचा कैसे जाए। अब ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने कोच बताया कि इस वजह से हो रहा, तो वो वजह हम छोड़ दें। जैसे पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि एक मेनोपॉज जैसे स्टार्ट हो जाए तो जो हार्मोन कम हो रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो फीमेल्स में इसका बड़ा अच्छा रोल है और ये दी भी जाती है। इसके अलावा और ड्रग्स आती हैं जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स हैं। बिसफॉस्फोनेट्स का बेसिकली काम होता है जो बोन फॉर्मेशन होता है, एक होता है बोन रिजॉर्प्शन। तो बोन रिजॉर्प्शन एक्टिविटी यानी कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देता, तो हमारा अल्टीमेटली बोन स्टॉक बना रह जाता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं। अब कैल्शियम, अब ऐसे तो हम सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन D3 ये सब लेवल करा लेना चाहिए, लेकिन चूंकि इंडियन सेटअप में इस तरीके का माना जाता है कि हमारा ये कमी होगा, तो जब जांच नहीं हो पा रही तो एक अपने लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन को, आपके नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, आप उनसे आप गाइडेंस लें, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें। तो कैल्शियम की जो डेली डोज है कम से कम 1500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमें लेना चाहिए। इसी तरीके से विटामिन डी की जो डोज है एटलीस्ट 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से हमें कंज्यूम करना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक्स के लिए। अगर 6 to 8 वीक्स में वो सिम्टम्स हमारे करेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमें लग रहा है बोन उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसको 6 हफ्ते और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमें डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसा नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एग हो गए, पनीर,
मिल्क, फिश ये सब लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। 10 AM के बाद जो सनलाइट्स होती हैं उसमें यूवी रेडिएशंस होती है, यूवी टाइप भी बहुत अच्छे, वो हमारा विटामिन डी फॉर्मेशन कराते हैं स्किन में, वो ज़रूरी है, 5 to 10 मिनट्स के लिए लेना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रैक्चर रिस्क है बेसिकली, जो हमें लग रहा है कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो बोन वीक हो गई है तो हमारे जो फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ये हमें हमारे घर बुज़ुर्गों को, हमारे घर वालों को ये बताना है कि किस तरीके से रहें, स्लिप ना हो जाए अचानक, उनके शूज़ वगैरह एकदम चिकने नहीं होने चाहिए, फ्लोर चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सडनली गिरने से रिस्क तो बढ़ ही रहा है फ्रैक्चर का, वो गिर गया तो फ्रैक्चर होना ही होना है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें इन लोगों को बता के चलना है, और बस अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग। थैंक यू।